नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 27वां व्याख्यान है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि आपके 27 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं। और आप यदि पॉलिटी का अध्ययन अच्छे से करना चाहते हैं तो एक के बाद एक सारे व्याख्यान को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए हमारे संविधान के बारे में, हमारे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। आज के व्याख्यान में हम फोकस करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार आपको याद होने चाहिए कि यह 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, बलात्, श्रम व बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना है। मानव व्यापार यानी मानव का जिस प्रकार प्राचीन काल से व्यापार किया जाता था, यानी एक मूवी आई थी उसमें आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक उनका गुलाम होता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। तो इस प्रकार उसको मार्केट से जो कि लोगों का व्यापार किया जाता था, गुलामों का व्यापार किया जाता था, उसको कुछ दीनार देकर खरीदा गया था। तो इस प्रकार मानव व्यापार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही कई ऐसे गुलाम थे, जैसे कि बलबन है, वह भी एक गुलाम हुआ करता था। पूरा एक गुलाम वंश चला जिसमें जो कि गुलाम हुआ करते थे उन्हें खरीदा जाता था, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद दिए जाते थे। बलात् श्रम की बात करें तो बलात् श्रम की व्याख्या इस प्रकार होती है कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम करवाना। यानी हम देख सकते हैं कि KGF मूवी देखी होगी, उन पर अत्याचार करके उनके प्रति जो भी वहाँ पर काम निकलवाना होता है, जैसे कि माइनिंग होती है, कोल खदानें होती हैं और सोने की खदानें होती हैं, वहाँ पर उनको काम कराया जाता है, तो वह बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। बंधुआ मजदूरी वह कहलाती है जिसमें आप देखते हैं कि लोगों को अपने सारे जीवन के लिए बंधुआ बना के रख लेते हैं। इसमें वह सहारा लेते हैं उनके पूर्वजों द्वारा लिए हुए कर का, कुछ सामान्य सी रकम उनके द्वारा वसूली जाती है और उस पर ब्याज इतना बढ़ा देते हैं कि सामान्य जीवन में उसको चुका पाना आसान नहीं होता और वह बंधुआ मजदूर की तरह सारे जीवन भर कार्य करते रहते हैं किसी भी महाजनों जमींदारों के यहाँ पर। अनुच्छेद 24 क्या बात करता है? अनुच्छेद 24 बात करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी श्रम करते हैं, जो श्रम में लगे हुए हैं, उनके श्रम पर निषेध लगाने की बात करता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यह जो प्रथाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, संविधान निर्माताओं द्वारा इनके लिए समझा गया तथा इनसे संबंधित अधिकारों को बढ़ाने के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए और इन प्रावधानों को आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 में रखा गया है। आइए समझने का प्रयास करेंगे कि इन आर्टिकल के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। चलिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो बालक है वह किस प्रकार, इसकी जो एज है वह पढ़ने लिखने की एज है, इसको स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिवार की समस्याओं के चलते यह जो है यहाँ पर गाड़ी ठीक कर रहा है। यानी आपने बहुत सी मैकेनिक की जो गाड़ियाँ हैं, जो शॉप हैं, वहाँ पर आपने इस प्रकार के बच्चे देखे होंगे। चाय की शॉप पर 14 साल से कम के जो बच्चे हैं वह देखे होंगे। तो इस प्रकार समाज में बच्चों को एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए आम बच्चों के साथ जो कि जॉब्स करने वाले हैं, जो कि सरकारी नौकरियों में है या महाजन है या ज़मींदार है, उन्हीं बच्चों के साथ इक्वलिटी में लाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान द्वारा किए गए हैं। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। यानी सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं कहें तो इनके विरुद्ध शोषण हो रहा है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से उनके प्रति व्यवहार किया जाता है, कोई बच्चे होते हैं जो कि पारिवारिक समस्याओं के चलते नौकरी करनी पड़ती है। हम देख सकते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये महीने में कई लड़के आपको मिलेंगे, या फिर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनको थोड़ा बहुत खर्चा देकर उनको काम कराने के लिए लगा लिया जाता है और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं उनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं इनको धुतकारा जाता है और नकारात्मक शब्दों से संबोधित किया जाता है।
और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उनसे व्यवहार किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं चाय की दुकानों पर हम उनसे बोलते हैं और टेबल साफ करने के लिए भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार उनसे किए जाते हैं, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं है। पारिवारिक समस्याओं के चलते वह अपने रोज़ बसर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। जो भी मैंने जानकारी इंक्लूड की है बहुत ही आवश्यक है। जानकारी इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको चीज़ें मैं संपूर्ण रूप से बता सकूं और आपको चीज़ें याद रह जाएं। और जैसे ही आंसर राइटिंग के बारे में इस प्रकार के टॉपिक से पूछ लिया जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो आप आसानी से एक बेहतर उत्तर लिख सकें, ताकि आपकी जो लेखन प्रणाली है वह सुधर सके और अच्छा आंसर राइटिंग करें। और हम देख सकते हैं यूपीएससी है, पीएससी है, इनमें खेल रहता है केवल आंसर राइटिंग का, और वही आपको सीखनी है। इसके अलावा यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बैकग्राउंड से संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है, यानी एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा दे आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं, हमारे समाज में पूर्व काल से ही मानवाधिकारों को लेकर कुरीतियाँ चली आ रही हैं। यानी जो मानव के बेसिक अधिकार होना चाहिए, सामान्य अधिकार होना चाहिए, उनका लगातार हनन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वह भी पुरुषों के इक्वल जो देखते आ रहे हैं, और उनके लिए उपभोग की वस्तु समझा जाता है। परिवार में जैसे ही उनकी शादी होती तो उनको उनके काम डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको खाना बनाना है, पशुओं के लिए चारा रखना है, या कुछ भी ऐसे इस प्रकार के कार्य। खासकर लोग अशिक्षित लड़की अपने घर में लाते हैं तो उनका कार्य यही होता है कि उनसे वह नौकरी तो करेंगी नहीं, लेकिन उनसे काम लिया जाएगा, जो कि गृह कार्य होता है। आगे देखते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा प्रावधान बनाए गए हैं, जो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक आते हैं। 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे संविधान ने इसके संबंध में हमारे लिए क्या दिया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो यह बात करता है मानव दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, प्रतिषेध। दुर्व्यवहार जो कि भेदभाव की नीति है, और बलात्श्रम की परिभाषा मैंने आपको समझाई कि किस प्रकार बलात्श्रम करवाया जाता है, यानी बलपूर्वक उनसे कार्य लिया जाता है। इसके उदाहरण में आप KGF मूवी को देखिए। हालांकि दूसरी वाली मैंने देखी नहीं है, पहली में इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। मानव व्यापार की बात करें, जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे बंधुआ बनाकर काम करवाया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य के प्रावधान या पर इस प्रकार के कार्यों में निषेध लगाने की बात आर्टिकल 23 करता है। हम देखते हैं कि कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो कि बंधुआ मजदूरी के लिए जानी जाती है। जैसे कि हमने गौड़ जाति के बारे में देखा होगा कि इनके जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कई महीनों तक काम करवाने के लिए ले जाया जाता है, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष की पेमेंट उनको एक साथ कर दी जाती है। और पेमेंट में क्या होता है, उसमें पेमेंट में होता है कि 5 बोरी अनाज, यानी 5 बोरी अनाज देकर उनसे वर्ष भर कार्य करवाया जाता है। और उसके बाद कुछ अनाउंस भी देते हैं, जैसे कि उनको खाने की सुविधा, ऐसी बेसिक सुविधाओं के लिए उनसे व उनके परिवार से लगातार कार्य करवाया जाता है। तो आज भी यह चीज़ें विद्यमान हैं। हालांकि वो लोग कर रहे हैं और ज़मींदार करवा रहे हैं, और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं होती। और राज्य की भी एक गलती है कि उनके पास रोजगार के इतने संसाधन नहीं हैं, इसलिए यह चीज़ पूर्णतः रेगुलेट नहीं की जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इन प्रावधानों के तहत भी बहुत से कार्य किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूर के अंतर्गत क्या आता है, मानव व्यापार के अंतर्गत आता है कि भीख मंगवाना। कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के माध्यम से वह एक मूवी आई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण इमरान हाशमी की कुछ समय पहले मूवी आई थी, उसमें भीख मंगवाने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। वह चोरी करने के लिए वह ग्रुप्स बनाता है और वहाँ से जो बच्चे होते हैं उनके लिए जबरन इस प्रकार के कार्य करवाता है। देह व्यापार में महिलाओं को
ढकेलना यानी महिलाओं के लिए जो जबरन देह व्यापार में ढकेलने जैसे या महिलाओं को बेचने जैसे कृत्य भी देखने में आते हैं। तो इस प्रकार के कृत्यों पर निषेध लगाना भी इसके अंतर्गत आता है, मानव व्यापार के अंतर्गत। और मानव व्यापार की जो परिभाषा संवैधानिक रूप से है, जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजदूरी कराने के लिए, जबरन व्यापार कराने के लिए ले जाया जाता है तो उसे मानव व्यापार कहा जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 23 मानव व्यापार तथा जबरन कार्य करवाने जैसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और देखिए, यह अनुच्छेद भारतीयों व विदेशियों दोनों पर लागू होता है। अब हम देख सकते हैं कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो भारतीयों पर लागू नहीं होते हैं, भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कि रोजगार में समानता की बात केवल भारतीयों में की जाती है। कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि भारत के द्वारा उसको रोजगार मुहैया करवाया जाए। और कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 23 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 23 में हम देख सकते हैं यह दोनों पर लागू होता है। यदि किसी बच्चा जो कि विदेशी है और भारत में किसी भी प्रकार से रह रहा है तो उस पर भी यह बातें लागू होंगी, उससे ही बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा या उसका व्यापार नहीं करवाया जाएगा। आगे देखते हैं, यह अनुच्छेद सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्रों में इन बच्चों को लगाया जाए। आप कहीं भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस पर जाते हैं तो उस पर एलिजिबिलिटी पहले से ही लिख दी जाती है। 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से यह बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि छोटे बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं लगाना है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जो कि गैर सरकारी संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनमें भी इस प्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के द्वारा। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य व्यक्ति को उपभोग की वस्तु ना समझा जाए इस प्रकार के प्रावधान बनाना है। यानी जो बच्चे हैं उनको उपभोग की वस्तु ना समझा जाए, ऐसा ना समझा जाए कि वह एक मशीन है जिनके द्वारा उससे कार्य लिया जा रहा है। यानी कुछ पैसे दे दिए, आप उनसे कुछ भी काम करवा लें, जैसे कि भारी वजन ढोना है, पटाखों की फैक्ट्री में लगाना है, माइनिंग की जो कि खदान है उनमें लगाना है। तो इस प्रकार के कृत्यों पर निषेध लगाने का कार्य यह आर्टिकल करता है। इसके अंतर्गत देह व्यापार तथा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। देह व्यापार यानी जबरन जो देह व्यापार में बच्चियों को ढकेला जाता है उस पर निषेध, तथा बाल श्रम यानी बालकों के श्रम, जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं या 6 से भी कम उम्र के जो बच्चे आते हैं उनको उनके श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात आर्टिकल 23 करता है। इसके अंतर्गत देवदासी प्रथा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देवदासी प्रथा पिछले समय से चली आ रही है। कुछ जो कि फकीर, कुछ बाबा हुआ करते थे और उनके द्वारा कुछ भविष्यवाणियाँ की जाती थी और जिनके द्वारा वह कह देते थे, यानी जो भी उनके लिए सेविकाओं की आवश्यकता होती थी तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह देव कन्या है, आपके यहाँ पर जन्म हुआ है, अतः इसको आश्रम में भेजना होगा। तो इस प्रकार की बातें करके इनको लोगों को बरगला कर जो कि महिला हैं उनको देवदासी बना लिया जाता था, अतः सेवा के लिए आश्रम में रख लिया जाता था। और इसके उदाहरण में आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जो एक आश्रम सीरीज चल रही है उसमें आप इस प्रकार की बातों को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रथा का अंत करने की बात की जाती है, देवदासी प्रथा, जो कि इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है। मैं आपको मूवी भी सजेस्ट कर रहा हूँ साथ साथ में, और इस प्रकार आप सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। यूपीएससी पीएससी एक ह्यूमैनिटी के एग्ज़ाम है, यह आपको मानवतावादी रूप से चलने की बात करते हैं। अतः आपको जो कि समाज में चल रही गतिविधियाँ, बेसिक बातों को समझने की आवश्यकता है और यहाँ से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इनपुट हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपको डेडलाइन याद करनी होती हैं, जैसे कि आपको कुछ योजनाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, यह चीज़ें याद करनी होती हैं। यदि इन सब चीज़ों में आपकी अच्छी पकड़ होती है तो आप आराम से प्री को, मतलब जो प्राथमिक परीक्षा होती है उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आपको सारी जानकारी को विस्तृत रूप से याद करना है, जैसे कि आप आंसर राइटिंग करते हैं।
आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य दासों के व्यापार की कुप्रथा को समाप्त करना है। दासों के व्यापार में आपने समझा होगा कि पूरा पूरा एक गुलाम वंश चला। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और गुलाम वंश को समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार गुलामों का व्यापार यहाँ पर किया जाता था। आगे देखते हैं, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950। अब हम देख सकते हैं कि जो भी आर्टिकल यहाँ पर दिए गए थे संवैधानिक रूप से लोगों को भेदभाव को दूर करने के लिए, वह फुलफिल नहीं होते थे समाज में। जैसे ही उनने समस्या, जो कि भीषण समस्या थी, उस समस्या को देखा, तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ही 1949 यानी जब 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इस व्यापार पर, अनैतिक व्यापार जो बच्चों का किया जा रहा था, जो लोगों का व्यापार किया जा रहा था, उस पर इनकी नज़र पड़ी। तो हम देख सकते हैं 1 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 लाया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। संसद द्वारा मानव व्यापार को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसके तहत मानव व्यापार तथा इससे संबंधित कृत्यों को रोकने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के व्यापार को समाप्त करने की बात यह आर्टिकल करता है, और कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि संवैधानिक रूप पर इनको किस रूप में देखा जाता है। जैसे कि भिखारी। अब भिखारी शब्द की व्याख्या संविधान द्वारा की गई है, जब किसी व्यक्ति या बालक को बिना किसी प्रकार का मूल दिए उसे बेगार मजदूरी कराई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि यदि कोई भीख मांग रहा है तो उसके लिए उसके ऊपर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वह भीख मंगवाई जा रही है, उनके द्वारा उसको कोई सैलरी दी जाती होगी। ऐसा नहीं है, उसको किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाकर उससे भीख मंगवाई जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या बालक को बिना उसे किसी पेमेंट दिए बेकार मजदूरी, यानी बिना किसी पेमेंट दिए जो मजदूरी करवाई जाती है वह या भीख मंगवाई जाती है, तो उसे भिखारी कहा जाता है, उस व्यक्ति को भिखारी कहा जाता है। अब देखते हैं कि बेगार मजदूरी क्या है। प्राचीन काल से जमींदारों महाजनों के द्वारा भोजन जैसी सामान्य जरूरतों के लिए लोगों से काम करवाने पर मजबूर किया जाता था। इसे ही बेगार मजदूरी कहा जाता था। मुंशी प्रेमचंद की कुछ कविताएं हैं जो कि आपके लिए उदाहरण स्वरूप है, जिसमें कि एक प्रमुख कविता कफन आती है। इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ समय पहले भारत की स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी, लोगों के पास रोजगार की कितनी कमी थी। वह 2 टाइम का भोजन करने के लिए भी परेशान थे, और आज भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा आने के बाद लोगों को भोजन की व्यवस्था हो पाई है, यानी अब वह अच्छे रूप से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार की समस्या यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी। तो बेगार मजदूरी जैसे उदाहरण देखने को सामने आते थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि लोग जो कि नुक्कड़ों पर बैठे रहते हैं, उनको भोजन का लालच देकर और उनसे दिन भर काम करवाया जाता था। आगे देखने का प्रयास करते हैं हम इसके बारे में। 1950 में हमारे संविधान को स्वीकार किए जाने के बाद इस प्रकार की मजदूरी या जबरन कार्य करवाने जैसे कृत्यों के लिए इनको प्रतिषेध करने के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन सभी नागरिकों को रोजगार की व्यवस्था के लिए राज्य के पास कोई भी रास्ता नहीं खोजा गया है। हालांकि जब आप आंसर राइटिंग लिखें तो आलोचनात्मक बातों को थोड़ा सा कम करना है, यानी इस प्रकार की बातें लिखनी है कि आप सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, या राज्य की एक संवैधानिक आलोचना कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, या फिर किसी पार्टी को लेकर आप बैठ जाएं कि इस पार्टी के द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार की आलोचना, इस प्रकार के कार्यों को आपको नहीं करना है। आपको अपना उत्तर प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें संवैधानिक प्रावधानों को जोड़ना है और कुछ कुरीतियों को जोड़ना है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो संवैधानिक तौर पर बनती है वह आलोचनाएं आपको करनी है। आगे देखते हैं, बंधुआ मजदूरी।
यह इसको किस प्रकार डिफाइन किया गया है, जीवन भर बिना किसी तनख्वाह के काम करवाना बंधुआ मजदूरी कहलाता है, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। इसके अंतर्गत बिना उस व्यक्ति की इच्छा के लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा लिए हुए कर्जे के नाम पर या जातिवाद के नाम पर तानाशाही तरीके से काम करवाना बंधुआ मजदूरी है। अब संवैधानिक तौर पर इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि बंधुआ मजदूरी क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी समस्या के चलते या फसल उगाने के लिए, जैसे मान लो कि उसने बीज के लिए कुछ रकम ले ली, तो बीज के लिए जब रकम ली तो हम देख सकते हैं कि फसल पर किसी का विश्वास नहीं होता, उसे एक जुआ भी कहा जाता है। जैसे ही अकाल पड़ता है या फिर हम देख सकते हैं कि फसल तबाह हो जाती है तो बीज की रकम चुकाने के लिए वह समर्थ नहीं रहते थे, तो इस प्रकार वह बीज की रकम पर इतना ब्याज ला दिया जाता था कि वह एक या दो फसल देने के बाद भी पूरा नहीं होता। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि उनकी जो ज़मीनें हैं वह कब्जा ली जाती थीं, या इसके अलावा वह कर्जा लगातार बना रहता था और फसल करना उनकी मजबूरी थी, हालांकि दूसरा रोजगार उनके पास था नहीं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जब उनके बालक पैदा होते हैं तो वह जो रकम होती है, जो ब्याज की रकम होती है, साथ में मूल होता है, तो वह उन पर लाद दिया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि ज़मीन भी गई और वो जो बालक उसके यहाँ जन्मा है तो उस पर बिना कुछ किए ही उस पर ये जो कर्ज लद गया है तो उसको वह चुकाने में सारी उम्र उनके यहाँ काम करना पड़ता था, जो कि महाजन हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो समाज में व्याप्त थी उनको समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम लाया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के कृत्यों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सामान्य आजीविका क्या है? सामान्य आजीविका, इसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसे सामान्य आजीविका कहते हैं। अभी वर्तमान में चल रही महंगाई के चलते कुछ व्यक्ति ऐसे हैं और इस बात को सोचकर मैं भी आहत हो जाता हूँ कि इस प्रकार की समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति यदि अपने घर कहीं पर भी जॉब्स कर रहा है, उसको 5 या 6 हज़ार रुपये की पेमेंट मिलती है, तो इस पेमेंट में उसके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, उस पेमेंट में उसको क्या करना है। अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर का सिलेंडर है और मिनिमम आप 1000 से ऊपर का पेट्रोल खर्च करेंगे। अब आपके पास जो 4000 रुपये बचते हैं, इसमें आपको बिल भी भरना है, आपको मोबाइल्स का खर्च भी चलाना है, तो इस प्रकार आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो यह जो सामान्य आजीविका के इसी प्रकार से आप उदाहरण समझ सकते हैं कि आपको इतनी वेज, इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप सामान्य रूप से इन चीज़ों को फुलफिल कर सकें। इसके अंतर्गत व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने की पूंजी की आवश्यकता होती है और उसी पूंजी की आवश्यकता सामान्य आजीविका कहलाती है। लोगों को यह सामान्य आजीविका भी आसानी से प्राप्त नहीं होती तथा यह समस्या हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अपनी जीवन को संगठित करते हैं, यानी वह किसी भी प्रकार से जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते, वह अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते, सारे महीने भर पैसे जोड़ते हैं और अंत में क्या पता चलता है कि वह पूरी पेमेंट चली जाती है और उनको एक मजदूरी में बेकार टाइप की मजदूरी करनी पड़ती है। यानी जो व्यवस्था पहले थी, पहले यह व्यवस्था थी कि उनको भोजन कराया जाता था और उनसे कार्य लिया जाता था, आज भी वही व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था बस इतनी बदली है कि हम देख सकते हैं कि जो अकेले वह भोजन किया करते थे, अब उनका परिवार भोजन कर रहा है और पारिवारिक व्यवस्था वह अपने घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनके पास अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपने सामान्य आजीविका को लेकर समझा और संविधान द्वारा इस चीज़ को लिया गया। यानी आपको यह बात समझनी चाहिए, मैं जो समस्या बता रहा हूँ वह समस्या नहीं है, उसके निदान भी संविधान द्वारा यानी संविधान में जो भी बात लिखी गई है वह उसके समाधान की बात करता है कि किस प्रकार इसका समाधान किया जाता है। तो इसके जो प्रावधान हैं कुछ 1976 में, 1948 में, 1970 में इस प्रकार की कृत्यों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। आगे देखते हैं अपवाद। अब हमने यहाँ पर समस्याओं को तो समझा, उनके निदान के बारे में भी समझा, लेकिन राज्य के पास कुछ ऐसी कमियां खामियां रहीं जो कि इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाए, वही अपवाद की श्रेणी में आते हैं। और हम देख सकते हैं कि अब तक हमने राइट्स की बात की कि किस प्रकार के अधिकार लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं।
अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिनके कारण वह जो अधिकार है उनको छीन लिया भी जाता है। तो हमें देख सकते हैं यदि कोई राज्य चाहे तो लोगों को आवश्यकता अनुसार कार्य ले सकता है। इसके उत्तम उदाहरण इजराइल देश में देखा जाता है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी में अपनी सेवा को सर्व करना होता है। यानी हम देख सकते हैं कि राज्य यदि आपसे चाहे, यानी आप भारतीय नागरिक हैं, सरकार आपको विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। यदि राज्य चाहे तो राज्य आपसे काम ले सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि इसका उत्तम उदाहरण हम इजराइल में देख सकते हैं। इजराइल में जनसंख्या बहुत कम है, 1 करोड़ के अंदर, यानी 67-68 लाख के लगभग यहाँ पर जनसंख्या है। और हम देख सकते हैं कि इसके चारों ओर दुश्मन खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ़लस्तीन जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी में हुआ करता था, अब वह माइनॉरिटी में बचा है। इसका कारण यह है कि वह बहुत अच्छे तरीके से उभरे हैं। इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी इनकी नीतियाँ इतनी अच्छी रही हैं कि इनके द्वारा आज संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो हम 68 लाख जनसंख्या को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, कैसे उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इस प्रकार की नीतियों में हम देख सकते हैं कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को आर्मी में कुछ समय के लिए सर्व करना होता है। यानी यदि कोई जनसंख्या, यदि कोई देश है, मान लो कि चाइना देश है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं, तो चाइना के पास अपनी बहुत सी जनसंख्या, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसके पास है। यदि वह आर्मी के लिए भर्ती निकालता है तो करोड़ों लोग आर्मी में हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल मिला के 68 लाख लोग हैं ही, तो यहाँ पर आर्मी में कैसे होंगे। तो इस प्रकार की समस्या के निदान के लिए इन्होंने हर व्यक्ति को सेवा में सर्व करने के लिए यह प्रावधान बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर सेवा करनी होगी। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर आर्मी की कमी नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए और भी हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में जब सैनिकों की कमी पड़ती है तो जर्मनी के द्वारा यहाँ के नागरिकों को युद्ध में शामिल किया जाता है, उनको सैनिक की तरह ट्रीट किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि बिना उनकी परमिशन के लिए राज्य को यह शक्ति होती कि आपातकाल की स्थिति में उनको वह सेना में भर्ती करा लेते हैं। इसी प्रकार के उदाहरण वर्तमान में चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर में देखे जा सकते हैं, जहां यूक्रेन के द्वारा अपने आम नागरिकों को युद्ध में ढकेला जा रहा है। और इसकी आलोचना रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके द्वारा की गई थी कि ऐसे देश के लोगों के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, राज्य का तख्ता पलट कर देना चाहिए, जो अपने व्यक्तियों को क्या करवा रहा है, सेना में भेज रहा है या मरने के लिए सामने कर रहा है, जो कि प्रशिक्षित नहीं है। और प्रशिक्षित सैनिकों के सामने जाएंगे तो इस प्रकार उनको वैसे ही मार दिया जाएगा। यानी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन है वह अपने आम नागरिकों के लिए युद्ध में ढकेल रहा है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति समझे तो हमारे देश में अभी तक इस प्रकार के उदाहरण नहीं देखे गए हैं। लेकिन आर्टिकल 23 जो बात की करता है कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों से कार्य लिया जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि यदि कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हम अपने देश के लोगों से सहायता ले सकते हैं या लोगों को आर्मी में भर्ती कर सकते हैं। यदि युद्ध के समय राज्य को आवश्यकता होती है तो लोगों को बिना धर्म, जाति, लिंग व स्थान, जन्म स्थान के भेद किए उन्हें शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर भारतीय नागरिक की बात हो रही है, यहाँ पर किसी धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हिंदुवादी लोगों को ही देश की रक्षा के लिए लिया जाएगा। देश में किसी भी जाति के व्यक्ति को, यानी यहाँ पर जैसे ही अलर्ट जारी होता है कि आपको युद्ध में शामिल होना है तो सभी प्रकार से लोगों को शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी निषेध की बात करता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि बाल मजदूरी क्या है। हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में बाल श्रम प्रतिबंध लगाने के लिए व इसके निषेध के लिए प्रावधान 24 में बनाए गए हैं। प्राचीन काल से हमने देखा कि किस प्रकार बालकों को श्रम कराया जाता है, छोटे छोटे से। यहाँ पर हम राजा भी देख सकते हैं। तो अकबर जो हुआ करते थे उनको राजगद्दी जब मिली वह 13 साल के हुआ करते थे। हुमायूं को भी अपनी कम उम्र में यहाँ पर युद्ध लड़ने जाना होता था। जब राजा ही ऐसे हो रहे हैं तो प्रजा तो इसका कोई वो ही नहीं है कि उसको किस प्रकार से लिया गया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। और जब हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया तो बालकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान कराए गए।
आप इसका सबसे उत्तम उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, इन क्षेत्रों में शिक्षा पर उतना फोकस नहीं किया जाता। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आतंकवादी निकल कर आते हैं, अजमल कसाब, उसकी उम्र भी 23 से लेकर 25 वर्ष के बीच में हुआ करती थी। जो बच्चे जिन्हें कॉलेज में जाना चाहिए, जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए, वह लोग AK-47 लेकर ऐसे घातक हथियारों को लेकर सामने आते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चों का जो बेसिक होता है, जो उनको सामान्य जीवन में जो आवश्यकता होती है, उनको जिस प्रकार से उनका जीवन चलना चाहिए, उस प्रकार की आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा बाल मजदूरी निषेध के विषय में कार्य किए गए। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कोयला खदान, फैक्ट्री व खतरीले स्थानों, पटाखा बनाने की फैक्ट्रियां, कारखानों इत्यादि में कार्य करवाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, ताकि हम देख सकते हैं कि बच्चों की जो मानसिकता है वह इस प्रकार से ना बने कि उनके उनके विरुद्ध जो शोषण हो रहा है वह एक घातक रूप से भी निकल कर आता है। उनकी मानसिकता इस प्रकार होती है कि हमसे इस प्रकार का ट्रीट क्यों किया जा रहा है। वह बालक जैसे ही समाज में जाते हैं तो उन्हीं की उम्र का जो दूसरा बालक होता है वह हम देख सकते हैं कि मर्सिडीज में घूम रहा है और इसके अलावा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इसके अलावा उसके पास पार्टी वगैरह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वहीं पर एक बच्चे को देखे वो चाय की दुकान में कप साफ कर रहा है। तो इस प्रकार की नीति देखते हुए उसके मन में ऐसी बातें ना आए, तो इस प्रकार सरकार द्वारा इसके लिए प्रावधान बनाए गए। हमारे संविधान में बालकों के संरक्षण के लिए, उनका शोषण ना हो, इसके लिए इस प्रकार की बातें की गई कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को तो फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। अब बच्चे यह बोलते हैं कि यदि हम पढ़ने जाएंगे तो कमाएगा कौन, हमारे लिए भोजन की प्राप्ति कैसे होगी। तो सामाजिक सुरक्षाएं जैसे कि हम देख सकते हैं कि राशन, पेंशन जैसी योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई गई हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि उनसे हमारे घर का बसर होता है, हम कैसे खाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्याह्न भोजन जैसी स्कीमें भी चलाई गई हैं कि आप स्कूल में जाइए, वहीं खाना खाइए और वहीं पर पढ़ाई कीजिए। हालांकि रोजगार जैसी सुविधाएं यानी बेसिक इनकम जैसी सुविधाएं अभी तक भारत में नहीं हैं और हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। कांग्रेस की सरकार द्वारा इस वर्ष के जो चुनाव हुए उसमें बेसिक इनकम की भी बात की गई थी। आगे देखते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, वह भी इसी के संबंध में बनाया गया जो कि 1986 में बनाया गया। निरंतर जैसे ही समस्याएं आती गईं उनके निदान के लिए हमने यहाँ पर एक्ट बनाए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के एम्प्लॉयमेंट यानी उनकी शिक्षा के लिए हम देख सकते हैं उनके विकास के लिए जो बात की गई 1938 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यानी जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन का समय आता है और भारत में जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी वहाँ पर बालकों को रखा जाता था, बच्चों से भी वहाँ पर कार्य करवाया जाता था। जैसे ही 48 में हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो साथ में फैक्ट्रीज एक्ट भी आया था, तो जो कि 1948 में लाया गया था। ये तो संविधान बनते बनते ही आ गया था। माइंस एक्ट 1952 यानी जो खदानें होती हैं उनमें बच्चों को रोक लगाने के लिए, बच्चे इस प्रकार के कृत्यों को ना करें, 1992 में इसको लाया गया था। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1998, यह जो हम देख सकते हैं शिपिंग में यानी जो बड़े बड़े जो जहाज जाते हैं उनमें बच्चों को ले जाया जाता था, वहाँ पर उनको कार्य कराया जाता था। तो इस प्रकार के कृत्यों में बच्चों को शामिल ना किया जाए, इसलिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 बनाया गया। प्लांटेशन का जो कार्य होता है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 बनाया गया, इसमें निषेध करने के लिए। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट यानी मोटर ट्रांसपोर्ट में जो भी कार्य करते हैं उनमें बच्चों के प्रतिषेध के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1951 लाया गया। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट यानी बीड़ी सिगार जैसे कृत्यों को जो बालकों के द्वारा कराए जाते हैं ताकि उनमें चूँकि ऐसी बीमारियां ना फैलें, आदतें ना पड़ें, तो इसको प्रतिबंधित करने के लिए 1966 में इस एक्ट को लाया गया। अदर सिमिलर एक्ट प्रोहिबिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टन एज यानी कम उम्र के बच्चों के लिए और भी अन्य प्रावधान इसी के लिए बनाए गए। समय चलते बाल श्रम के दुष्प्रभावों को देखते हुए इस प्रकार के प्रावधान समय समय पर जोड़ा गया ताकि इन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आगे देखते हैं
समाधान की बात करें तो यहाँ पर क्या किस प्रकार के समाधान दिए हुए हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। बाल श्रम में इतनी सारी ईंटों का बोझ लेकर यह बच्चा जा रहा है, इसकी यह एज क्या होगी यह आपको समझना चाहिए। यह जो बच्चा है यह पत्थर फोड़ रहा है, इसकी एज क्या होगी, मुश्किल से 5 वर्ष। और यहाँ पर इतनी सारी ईंटें रख के जा रहा है। किसी कॉन्वेंट या किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के ऊपर आदि आप 2 ईंटें भी रख देते हैं तो वह आपको सारी समस्याओं को गिनवा देगा कि उसको किस प्रकार की समस्या पैदा हो रही हैं। और इन बच्चों के द्वारा ची भी नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं बोला जाता। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मजदूरी कराई जाती है तो उसकी रिपोर्ट होने के बाद, यानी रिपोर्ट होने के पहले कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट होने के बाद न्यायालय की निगरानी में मजदूरी कराने वाली संस्था व व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है व 20,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। यह जो प्रावधान थे यह पूर्व में थे, हालांकि इनको बदल दिया गया है, लेकिन समाधान के रूप में यह पहल की गई। तथा बालकों के सुधार के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, उनकी देखभाल वहीं पर की जाएगी व अध्ययन कराया जाएगा। यानी जैसे ही बच्चे को वहाँ से जो कि मजदूरी कर रहा है वहाँ पर रिपोर्ट होती है कि यहाँ पर बालकों से मजदूरी कराई जा रही है, तो उस संस्था को पकड़ा जाएगा, उस संस्था पर 10,000 रुपये का जुर्माना व 1 साल का कारावास इम्पोज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अब बच्चे का क्या होगा, तो बच्चों को सुधार गृह में रखा जाएगा, वहाँ पर उसका अध्ययन व देखभाल कराई जाएगी। आगे देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 क्या कहता है। तो यानी बच्चों के अधिकार के लिए 2005 में भी एक्ट लाया गया, जो कि 1986 के जो एक्ट था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को संशोधन करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 लाया गया। इसके अंतर्गत बाल श्रम को लेकर कानूनों में कई सुधार किए गए। पूर्व में केवल खतरीले स्थानों पर बाल श्रम निषेध था, यानी जो खतरीले स्थान हुआ करते थे, जो कि मैंने बताया, पटाखों की फैक्ट्री है, माइनिंग्स हैं, और हम देख सकते हैं कि बीड़ी सिगार बनाने वाले जो कारखाने हैं, और इसके अलावा रेलवे पटरी जैसे रेलवे के जो कारखाने होते हैं यहाँ पर निषेध किया गया था, जिससे सभी क्षेत्रों में अब रोक दिया गया। यानी पहले कुछ खतरीले क्षेत्रों पर रोक हुआ करता था, सामान्य क्षेत्रों पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था, अब इसे सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया और कहा गया कि बाल श्रम किसी भी क्षेत्र में नहीं करवाया जाएगा, जो कि 2005 में बात की गई। बालकों की सुरक्षा के लिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट तथा स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, जो कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट एक केंद्रीय संस्था थी और स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट यानी प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ पर यह संस्था स्थापित करनी है, जो कि बाल श्रम निषेध पर प्रतिबंध लगा सकें। घरेलू काम में रोक लगा दी गई, यानी अब हम देख सकते हैं कुछ लोग गांव से बच्चों को पकड़ कर लाते हैं तथा उनको नौकर बना के ट्रीट करते हैं, और इस प्रकार की बातों को देखते हुए कुछ शोषण की वारदातें भी सामने आई। कुछ बच्चियों को लाया जाता था काम करवाने के लिए और फिर उसको देह व्यापार एवं घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता था। तो इस प्रकार की बातों को देखते हुए घरेलू काम करवाने पर भी रोक लगा दी गई। 2012 में बाल श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी चलते चलते 2005 के जो एक्ट था इसमें संशोधन करते हुए 2012 में बाल श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कराई जाएगी, इस प्रकार की बातें की गई। यदि कोई बालक सुरक्षित स्थान पर स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहा है तो उसे रेगुलेट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि यह इस पर कोई शोषण तो नहीं किया जा रहा है, यह इस पर कोई जबरन ऐसे अत्याचार तो नहीं किए जा रहे हैं जो इसकी सामाजिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेट करने की बात की गई है। यदि सुधार के अंतर्गत बाल श्रम की आयु 14 से बढ़ाकर 18 करने की बात की गई। इसी में जो सुधार किया गया उसमें भी यह बात की गई कि जो बाल श्रम की आयु है वह बढ़ाकर 18 वर्ष करनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो वोटिंग राइट है वह 18 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए मौजूद है। तो इक्वलिटी लाने के लिए जब वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होता तो उन्हें बालक समझा जाता है। इसी प्रकार की बातों को देखते हुए बाल श्रम की एज को बढ़ाने की बात भी की गई थी। बाल श्रम करवाने वाले की सजा को बढ़ाकर जो 1 वर्ष हुआ करती थी उसे 2 वर्ष कर दिया गया, और हम देख सकते हैं कि जो राशि 20,000 हुआ करती थी उससे 50,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि पहले 10,000 रुपये की बात की, लेकिन हम देख सकते हैं
कि बार बार जो संशोधन आए वहाँ पर इनकी जो राशि है वह बढ़ती जा रही थी, लेकिन लास्ट में जो आपको याद रखनी है कि वर्तमान में इसमें 20,000 का जुर्माना एवं 50,000 रुपये का जो 20,000 रुपये का जुर्माना एवं इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। जो राशि है वह 2 लाख रुपए है। बाल श्रम को प्रतिबंधित कर सुधार की राह को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो बाल श्रम हो रहा है, इससे जो यहाँ पर एक्ट बनाए हुए हैं, सामान्य तौर पर इनसे होता क्या है, हम देख सकते हैं कि यदि कोई भी चीज़ है, कोई की कृत्य होता है, वह गैर कानूनी है, तो यह डिटरेंस क्रिएट करने का कार्य होता है। यदि आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर बाइक के पेपर नहीं है तो आप आसानी से पैसे निकाल कर देते हैं, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि यह गैर कानूनी है। और यही डिटरेंस लोगों के मन में व्याप्त होना चाहिए कि यह जो बच्चे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वह गैर कानूनी है, यानी यह डर बना रहे। इसी के लिए यह बार बार यहाँ पर जो कि प्रावधान वह लाए जाते हैं और इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। 80% से ज़्यादा भी लोग भी इस बात को जो समझते हैं वह अपने जो भी कारखाने हैं उन स्थानों पर बालकों को, जो कि कम उम्र के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर कार्य नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इसको समझ चुके हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप अगर आंसर राइटिंग लिखने की बात है तो आप बेहतर उत्तर इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। ऐसे बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाइए जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और अपनी शिक्षा के चलते आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बेहतर अध्ययन करना चाहते हैं, बाहर संस्थानों में जाकर फीस भरने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों तक इनको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और कोई भी एज का व्यक्ति इसको सुन सकता है, यह सभी के लिए है। और हमारा जो मोटो है वह भी इसी प्रकार की बात करता है कि जो स्टडी राइट है वह सभी के लिए शिक्षा की बात करता है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टडी राइट के साथ। बाय।